नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात रोजगार की, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव करीब हैं और रोजगार का मुद्दा सियासत पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और पूर्व सीएम हुड्डा सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे हैं और सरकार पर हमलावर हैं लगातार, तो वहीं सीएम नायब सैनी उनसे श्वेत पत्र की मांग कर बैठे हैं। विधानसभा चुनाव में कौन युवाओं का विश्वास जीतने में सफल होगा, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की राजनीति पर एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा जोरों शोरों से हावी हो चुका है। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, तो सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्षी दल कांग्रेस, सभी युवा मतदाताओं को रिझाने में जुट चुके हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने रोजगार के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को जमकर घेरा और 2 लाख सरकारी नौकरी का वादा भी किया है। योजना जो है इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। 2 लाख नौकरी देंगे जैसे पहले दी हमने नौकरियां हैं। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है ना। और ये सरकार ही खुद ठेकेदार बन रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी हुड्डा के बयान पर करारा पलटवार किया। सीएम नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ये मांग की है कि वो श्वेत पत्र जारी करके ये बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना रोजगार आम जनता को दिया है। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहा हूं कि वो श्वेत पत्र जारी करे 10 सालों में कितने युवाओं को रोजगार दिया है। वो आज भर्ती की बात कर रहे हैं ना, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमने 9.5 वर्षों के अंदर 1,32,000 भर्तियां बिना पर्ची बिना खर्ची के की हैं। 50,000 की मैंने घोषणा की है, आने वाले 2 महीने के अंदर 50,000 और भर्तियां करेंगे। वो भी बताएं श्वेत पत्र जारी करके कि हमने इतनी भर्तियां की हैं, किस आधार के ऊपर की हैं, क्या भ्रष्टाचार होता था, किसकी पर्ची चलती थी, किसकी खर्ची चलती थी, उसका भी बताने का काम करें। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाकर हुड्डा कितने सफल होते हैं या फिर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने के रिकॉर्ड के साथ बीजेपी युवाओं का भरोसा जीतने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। राकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। सुरेश रोड जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजवंत डहीनवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता, और इनके साथ में नवीन गौड़ भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगा शर्मा जी, क्योंकि सरकार में आप हैं और 50,000 नौकरियां और देने की बात सीएम सैनी की तरफ से लगातार कही जा रही है, लेकिन रोजगार का मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले ये सामने आ चुका है और करीब करीब 2 लाख ऐसी सरकारी भर्तियां जो हैं, वो ऐसे सरकारी पद खाली बताए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जैसे ही चुनाव नजदीक आता है जी, ये झूठ का पिटारा खोलने का काम करते हैं। आपको ध्यान में होगा पीछे हिमाचल में चुनाव था, हिमाचल की कांग्रेस ने और हिमाचल के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 1 लाख नौकरी देने का वादा हिमाचल के अंदर ये किया और 1 लाख नौकरी के वादे पर ये हिमाचल में आए। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, बड़ी बड़ी सभाओं में इन्होंने हिमाचल के युवाओं को बरगलाने का काम किया। 1 लाख नौकरी हम आपको देंगे ऐसा वादा करके हिमाचल में इन्होंने सरकार बनाई और 1,500 रुपए हर महिला को देने का वादा इन्होंने किया। और दोनों ही वादों से खुद प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने तो कहा ही नहीं था, और ये दोनों ही बातों से ये लोग मुकर गए। हिमाचल में अगर किसी के, मैं जो हमारे हरियाणा न्यूज को देखने वाले जो साथी हैं, जो दर्शक हैं और जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं, पता कीजिए जरा, हिमाचल में 1 लाख नौकरी देने के वादे पर हिमाचल में सरकार बनाने वाले ये लोग, उन्होंने 1 लाख के नाम पर 10,000 नौकरियां भी नहीं दी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 वर्षों में बिना भाई भतीजावाद के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना पर्ची के और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया।
बल्कि जो कांग्रेस के समय में, हुड्डा के समय में जो नौकरियां अटक गई थी कोर्टों में, लगभग 11,000 के आसपास नौकरियां थी, उनको भी क्लियरेंस करवा के उनको भी नौकरी देने का काम किया। और कितने हुड्डा के समय की भर्तियां थी जिनको ज्वाइनिंग करने का जो अटकी पड़ी थी उनको निकलवाने का काम किया। और हुड्डा साहब के समय की कांग्रेस के 10 साल के शासन की, मैं तो कांग्रेस का शासन का, हुड्डा सरकार की जो 10 साल की नौकरियां थी उनको भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि 50,000 नौकरियां देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर देंगे। और आप उठा के देखिए डाटा, हुड्डा के शासन में 10 साल के शासन से अधिक नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी हैं माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। और अब 50,000 युवाओं को नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में देने का काम हम करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते हैं इनकी तरह, हम बरगलाते नहीं हैं इनकी तरह। इन्होंने अभी लोकसभा का चुनाव था, आपने देखा है किसी तरह संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। बिल्कुल सुरेश जी, 8500 रुपया महीना देने के बाद ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। हाँ ठीक है सुरेश जी, आप पर झूठ बोलने का, बरगलाने का आरोप लग रहा है युवाओं को। देखिए, बात हिमाचल की हो रही थी। अब इनको इतना ज्ञान होना चाहिए, हिमाचल में सरकार करते नहीं है, सबको पता है। वहां सरकार कोई चुनाव नहीं आगे की 5 साल पूरे हो गए। और जहां तक नौकरी देने की बात है, तो उसमें ये तो नहीं है कि जब ले लेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जनता से जो वायदा किया, जनता से जो वायदा किया पूरा करेंगे। क्या और कब आप क्या हानिकारक होते हैं, आप झूठ मत बोलो, ये बीजेपी का एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ, हिमाचल में नौकरी देने के नाम, मेरी बात सुनिएगा पहले, मेरी बात सुनिएगा पहले। आप ऐसे नहीं झूठ बोल सकते, हिमाचल कोई दूर नहीं है हरियाणा से। आपको इतनी ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि हिमाचल में अभी जो सरकार बनी है, आपको खबर होगी मुकर गए। अरे बेशर्मो, 9.5 साल क्या 10 साल होने वाले मोदी को तो रोजगार की बात करी थी, कहाँ है रोजगार? बात करते हैं पकौड़े तुमने की, कोई मजाक बना रखे तुमने लोकतंत्र को। नहीं सुरेश जी, ठीक है सुरेश जी और राकेश जी, बात हिमाचल की नहीं कर रहे हैं, बात हरियाणा की कर रहे हैं। हरियाणा में ठीक है सुरेश जी, बात हिमाचल की नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है 5 साल नहीं हुआ, 5 साल में दे देंगे हिमाचल में, वो अलग बात है। हिमाचल के लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम हरियाणा के लोगों की बात कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, हम उस पर बात कर रहे हैं। और किस सरकार ने कितना रोजगार दिया वो आंकड़े सबके सामने हैं। हुड्डा सरकार भी 10 साल रही है, बीजेपी की सरकार को भी लगभग 10 साल हो चुके हैं। सवाल इस बात पर उठा है कि जो जितना रोजगार आपके 10 साल के कार्यकाल में दिया गया, उतना उससे तो ज्यादा दे चुके हैं। ये आरोप लगा रहे हैं राकेश जी कि आप झूठ बोलने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं को। इस पर जवाब दीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने झूठ बोलने के सिवाय दूसरा काम नहीं करना। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की, मोदी जी तो सबसे बड़े हैं, उन्हीं का वादा खिलाफी है इस बारे में। हरियाणा में आज ये हालात है कि युवाओं को अपने पैतृक संपत्ति जमीन बेचकर विदेश में जारी करने के लिए जाना पड़ रहा है। और मैं 3 डिबेट 4 डिबेट तक इसराइल के बारे में 10,000 युवाओं के लिए माननीय मनोहर खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे अभी 1 साल पहले तक, उन्हीं ने वैकेंसी निकाली थी कि आप जाइएगा वहां पर, विदेश की धरती पर जाके मजदूरी कीजिएगा। अगर आप लोगों ने बिना खर्चे और बिना रोजगार दिए होते तो आप ये विदेश की धरती पर क्यों भेजते? ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि बाहर यानी विदेशी धरती पर हरियाणा के युवाओं को सुरेश जी, सरकार कह रही है कि आप सुरेश जी थोड़ा क्लियर कीजिए, एक बात थोड़ी क्लियर कीजिए कि पर्ची खर्ची पर सवाल उठा रहे हैं या रोजगार नहीं मिलने की वजह से जो लोग विदेश में जा रहे हैं रोजगार के लिए, उस बात को आप सवाल उठा रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएस बोर्ड का जो रूल्स निकाला, सरियाम ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। हमारे कुरुक्षेत्र के नजदीक पेवास ऑडियो आई, इन्होंने बीच में हटाना पड़ा। जो सेक्रेटरी थे वो हटाए गए। हरियाणा के जो अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं भर्ती बोर्ड के, वो स्वयं पकड़े गए, अटैचियां पकड़ी गई, व्हाट्सएप पे चैट पकड़ी गई। अब किस मुंह से कह सकते हैं ये बात कि बिना खर्चे और बिना पर्ची की बात? अरे पेपर लीक होते हैं, राम मंदिर की छत भी लीक हो गई,
हम तो सोचते थे कि पेपर लीक सरकार है, ये तो राम मंदिर की यानी कि लीक खर्ची भी पर्ची सरकार का जो दावा है राम सरकार मंदिर का की कि बिना पद खर्ची लीक है, पर्ची वही तो वही के सरकार कर रोजगार रहे दे थे। रही है, उस पर गुजरात भी में सवाल बोले थे उठते कि हुए 7 नजर आ रहे हैं। याचना करनी पड़ी। हाँ ठीक है, जी। ठीक है। रजवंत जी, किस तरह से देख रहे हैं और एक बात क्योंकि और, चुनाव हरियाणा बिल्कुल में सामने है। नंबर 1 पर इन्होंने पहुंचा दिया। नहीं ठीक है हरियाणा सुरेश जी, मैं नंबर आऊंगा 1 आपके पर पास। पहुंचा दिया बेरोजगारी में। हाँ ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन रजवंत जी का भी कमेंट ले लेता हूं एक बार। रजवंत जी, किस तरह से देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और रोजगार के मुद्दे पर वार पलटवार सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन बाकी दल भी, आपकी पार्टी के नेता भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाते रहे। देखिए, कोई भी पार्टी है, कोई भी दल है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि युवाओं को रोजगार दे, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि उसको रोजगार मिले, चाहे वो प्राइवेट में मिले चाहे सरकारी में मिले। सरकार बार बार ये कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर देंगे, और जिस प्रकार से इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, वो तो इनका विफल हो गया था। उसके बाद दिमाग में ये आया कि चलो कोई बात नहीं, हरियाणा में कोई रोजगार देने की बात कह रहे हैं, तो हरियाणा में भी बड़ी बड़ी बिना खर्ची बिना पर्ची के बारे में युवाओं को कहते थे कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि कौन सा विभाग है जिसमें ये कह सकते हैं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, वो बताएं कि फला विभाग, उसमें ये हमारे जो भर्ती थी वो पूरी हो चुकी है, उसमें अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी। आज भी हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। वो क्यों पड़े हैं? सिर्फ इसी वजह से ना कि उनको प्रॉपर भर्ती नहीं की जा रहा। अगर हम टीचर्स की बात करें तो स्कूलों में टीचर्स नहीं मिलते, कॉलेजों में बात करें तो वहां पर लेक्चरर्स नहीं मिलते, प्रोफेसर नहीं मिलते, पीजीटी टीजीटी की भर्ती भी इन्होंने प्रॉपर नहीं की। यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहां पर इनके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें खाली पड़ी हैं, वो कब भरेंगे? पिछले 4 साल से मैं सुनते आ रहा हूं कि कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेंगे, लेकिन वो भर्ती अभी तक क्यों नहीं निकाली? इनसे कोई पूछे तो। अगर कोई भी बच्चा जाता है अपने हायर एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन लेके जाता है, तो वहां पे इनको ना तो सब्जेक्ट मिलते, ना सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मिलते। ये केवल और केवल काम चलाने की बात करते हैं। अगर मैं अभी एक देख रहा था, परसों के अखबार में आया था, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर्स की वैकेंसी निकाली थी इन्होंने, 64 पोस्ट निकाली थी टोटल। 64 पोस्ट में इनका एक क्राइटेरिया, ऐसा क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो इनको पूरा कर ही नहीं पाते। पता नहीं किस हिसाब से ये पेपर सेट करते हैं, किस हिसाब की इनको क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर इनको एक जो इनका सेट परफॉर्मा होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इंजीनियरिंग लेवल का बंदा अगर इंजीनियरिंग का कोई पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा, तो उनसे एक बार पूछे कि करेगा कौन क्लियर। अगर कोई व्यक्ति नेट पीएचडी है, स्टेट क्वालिफाई है, नेट है, पीएचडी है, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पेपर अगर उनके क्राइटेरिया, सरकार के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर उसको क्लियर नहीं कर पा रहा, तो एक बार ये उनकी पढ़ाई में कमी नहीं है, कमी है सरकार ने जो अपनी पॉलिसी बना रखी है, जो अपने नए नए बैरिकेड लगा रखे, उनकी दिक्कत है। उसी की वजह से ये पद खाली रह गए। अब उसमें असिस्टेंट एनवायरमेंट में भी 50% से ज्यादा पद इनके खाली रह गए। अभी बात कर रहे थे एससी स्लाइड में, इन्होंने ऐसा क्या क्राइटेरिया बनाया कि एससी की 9 पोस्ट बिल्कुल खाली रहेगी। क्या एससी वर्ग का कोई भी बच्चा क्या उस पोस्ट के लायक नहीं था, या कोई इलिजिबल, क्या जिस प्रकार ये बार बार बोल देते हैं कि नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड, ये नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड कब तक चलेगा? क्या उन कैंडिडेट्स को कभी एलिजिबल बनाया जाएगा? कैसे बनेगा? ये तो सरकार बताएगी। सरकार अपनी पॉलिसी बताए कि जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, अगर वो हायर एजुकेशन पास किए हुए हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन लिए हुए बैठे हैं, उसके बाद अगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो अगर या उन्होंने क्वालिफिकेशन ऐसी बढ़ाई हुई है, कहीं ले दे के क्वालिफिकेशन बढ़ाई हुई है, तो ये सरकार की ही तो कमी है। सरकार इस चीज के लिए बात बताए। दूसरी बात, अभी हम पुलिस महकमे की बात करते हैं। पुलिस महकमे में कहीं पर भी जाए तो एक इनकी बात सुनने को आती है कि हमारे पास जो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ नहीं होती। थाने चौकियों में इतना बुरा हाल है कि वहां पर अगर उनके जाए अधिकारी, पुलिस अधिकारी कहेंगे कि हमारे पास टोटल फोर्स नहीं है, प्रॉपर फोर्स नहीं है, हम कहां भेजे, वीआईपी ड्यूटीज में लगी हुई, इधर उधर लगी हुई है, थाने चौकियों में कुछ नहीं मिलता। अगर कोई भी किसी पे कानून व्यवस्था जो इनकी बार बार कहते हैं कि ठप पड़ी है, हकीकत में ठप ही पड़ी है। किसी को फिरौती मांग रहा है, कहीं रंगदारी मांग रहे हैं, लूट डकैती, इस प्रकार के जो माहौल चल रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो ये भी जितने भी ये पद हैं, इन पदों को प्रॉपर भर्ती करे। अब ये चुनाव का समय आ गया है। अब एक बार इनसे ये पूछें कि आप जो 50,000 की भर्ती की बात कर रहे हैं, क्या ये चुनाव से पहले 50,000 की भर्ती का जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं, क्या इनको पूरी कर देंगे, या केवल और केवल युवाओं को बरगलाने के अलावा आपके पास और कोई काम है कि नहीं है? एक चीज बात चलती है कि ये एचकेआरएन के
जी जल्दी से मैं जल्दी से। मात्र 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूँ। एक HKRN के माध्यम से इन्होंने भर्ती करने का प्रयोग वो बनाया था। एक बार इनसे पूछे क्या इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया, अगर नहीं किया तो उसमें किसकी कमी है। ये छोटे छोटे चीजें जनता को बिल्कुल देख रहा है। जनता ने इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बाइकाट करने का प्रयास किया जा रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि उनको जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें बीजेपी पूरी नहीं कर पा रही। ठीक है, यानी इस कि वजह से बीजेपी उम्मीदों का पर खरी बाइकाट उतरती हुई और दिखाई नहीं दे रही है, इन्होंने लेकिन 5 आम आदमी सीटें पार्टी वो 5 हरियाणा सीटें में इन्होंने खो दी। किस तरह से देख रही है इस मुद्दे को, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर युवाओं का साथ उसी को मिलेगा जो युवाओं को अपने पक्ष में ला सकेगा, और पक्ष में उसी के जाएंगे युवा जिस पर रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के भरोसा करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से देख रही है विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में? हितेंद्र जी, आपको नमस्कार, और जितने भी दर्शक हैं आपके उनको भी नमस्कार, और जितने पैनलिस्ट साथी हैं उन सभी को भी नमस्कार। हितेंद्र जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि उस पार्टी के प्रवक्ता 1 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद 10 साल पहले जिनके नेशनल एजेंडा था कि 2 लाख नौकरियां, 2 लाख रोजगार ये देश की जनता को देंगे, वो आज उल्हाड़ा दे रहे हैं 1 लाख नौकरियां हिमाचल में, 1 लाख नौकरियां यहाँ पे, 1 लाख नौकरियां वहां पे। दूसरी बात, बिना खर्ची और बिना पर्ची का जो ये बात करते हैं, जो ढिंडोरा पीटते आ रहे थे, इनका ढिंडोरा अब स्पष्ट हो गया है दुनिया के सामने, ये बेनकाब हो गए, साफ हो गए। कितनी भर्तियां ऐसी हुई हैं हरियाणा में जो इन्होंने बिना पेपर लीक के, हरियाणा में भी और देश में भी इतनी भर्तियां, रिकॉर्ड बना दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, रिकॉर्ड बना दिया पेपर लीक का। तीसरी बात ये कह रहे कि जी 50,000 वैकेंसियां देंगे, अभी 50,000 लोगों को नौकरियां देंगे। अच्छा जी, 50,000 को नौकरी दोगे, बहुत शानदार बात है, हम आपका स्वागत करते हैं 50,000 नौकरियां देने पे। पर मुझे बता दो, हरियाणा के इतिहास में, आपके कार्यकाल में और पुराने कार्यकाल में भी कोई भी एक भी ऐसी रिक्रूटमेंट आज तक हुई हो जिसमें 3 महीने में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कर दिया गया हो? एक भी रिक्रूटमेंट आज तक ऐसी नहीं हुई हरियाणा के अंदर। ये कहते हैं 3 महीने में सरकारी नौकरियां दे देंगे 50,000। 3 महीने में जो सरकारी नौकरियों की बात ये लोग कर रहे हैं, ये लोग जनता को, नौजवानों को इनको बहलाना चाहते हैं, इनको बरगलाना चाहते हैं, इनको मिसगाइड करना चाहते हैं, जनता को मिसगाइड करना चाहते हैं। इनका मुद्दा रोजगार देना नहीं है, केवल और केवल मिसगाइड करना है। पिछले 10 साल में तो ये नौकरियां देंगे 1 लाख, जो कि इन्होंने अपने मुंह से कही, और चुनाव से पहले 3 महीने में नौकरियां देंगे 50,000। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? क्या ये जो आपके दर्शक सुन रहे हैं उनको नहीं लगता कि भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे मजाक कर रहे हैं देश की जनता के साथ, हरियाणा की जनता के साथ? बेरोजगारी को जो पार्टी हरियाणा प्रदेश में पहले नंबर पे लेके गई, वो आज में बता रहे हैं कि 50,000 रोजगार देंगे 3 महीने में। श्वेत पत्र मांग रहे हैं ये दूसरे राजनीतिक दलों से। अपना श्वेत पत्र तो दे दो, अपनी तो बता दो आपने कितने रोजगार दिए हैं। ऐसी नौबत आ गई है हरियाणा के लोगों के साथ कि हरियाणा की सरकार हरियाणा के लड़कों को इजराइल भेजने का काम करती है, दूसरे देश में मजदूर बना के भेजने का काम करती है। ऐसी नौबत आ गई है हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के अंदर, कि हरियाणा के लोग दूसरे देशों में जाके शरणार्थी बनकर वहां पर शरण लेते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिसके हजारों युवा, हजारों में कहूंगा हजारों युवा अपनी जमीनें बेच कर, जिस पर हल चलाकर खेती करते थे, हरियाणा में कृषि के लिए माना जाता है हरियाणा, वो अपनी खेती किसानी बेच कर बेचारे वो दूसरे देशों में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि हमें अपने देश में खतरा है। वो शरणार्थी बनकर जाते हैं दूसरे देशों में। ठीक है, वहां रोजगार मांग। राकेश जी, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, और सवाल क्योंकि उसी से पूछे जाते हैं जो सत्ता में होता है। हाँ ठीक है राकेश जी, कई सवाल उठ रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले। ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि रोजगार का मुद्दा अपने आप एक बड़ा मुद्दा है, और एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में करीब 20 से 25 लाख के आसपास युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। तो ऐसे में सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, और जिन 50,000 नौकरियों की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन 50,000 में अगर इन 2-3 महीनों में उनको नौकरी मिल जाती है तो ठीक है। उनमें से कई तो ऐसे होंगे, हजारों की संख्या में ऐसे होंगे जिनकी उम्र निकल चुकी होगी जब सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार, सुरेश जी ने भी कहा कि हिमाचल में अभी तो 5 साल पूरे नहीं हुए, तो इसलिए 1 लाख नौकरियां कहां से, अभी से हमसे सवाल पूछ रहे हो। तो यानी कि वो स्थिति हरियाणा में भी बनेगी, जो भी सरकार बनेगी वो शुरुआती 1 साल 1.5 साल तक तो
नौकरी पता नहीं कितनी कर पाएगी कितनी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में कई ऐसे भी उम्मीदवार होंगे जिनकी एज निकल चुकी होगी, यानी कि वो अपात्र हो चुके होंगे सरकारी नौकरी के लिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या ये नौकरी जो 50,000 की बात आप कर रहे हैं, क्या ये पूरी कर भी पाएंगे नहीं उस समय से पहले? देखिए, इन्होंने ना, सुरेश जी ने मेरे पूरे सवाल को सुना नहीं। मैंने ये कहा था कि जो हिमाचल के मुख्यमंत्री उस सीट से मुकर गए, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां दे ही नहीं सकते। विषय ये नहीं है कि नहीं राकेश जी, ठीक है ना, हिमाचल, मैं हिमाचल पर अपनी डिबेट को भटकाऊंगा ही नहीं। नहीं, मैं हरियाणा पे आता हूँ। हाँ, हरियाणा, ठीक है सुरेश जी, मैं हरियाणा पे आता हूँ, हरियाणा की हाँ ठीक है। हुड्डा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 2014 से पहले 80,000 सरकारी नौकरियां दी थी। हमने 1.25 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां देने का काम किया। और हुड्डा जी के मैं चैलेंज करता हूं, हरियाणा के अंदर ये जो भर्ती रोको गैंग है, इसकी वजह से हरियाणा में नौकरियों में दिक्कत आई है। भर्ती रोको गैंग जिसका वर्दस्त हुड्डा जी का वर्दस्त उनके ऊपर है, हुड्डा जी के इशारे पर, और मैं नाम लेके कह रहा हूँ, बाइनेस कह रहा हूँ कि गैंग हरियाणा में चला हुआ है जो हर भर्ती को रोकने का काम करता है। और उस भर्ती रोको गैंग के कारण से ये दिक्कतें आई है। और ये इनेलो के जो प्रवक्ता साथी कह रहे थे, अरे जिन लोगों ने नौकरियां बेचने का काम किया और नौकरी बेचने के नाम पर इनको 10 साल की जेल हुई, वो लोग बोलते हैं आपने हरियाणा की चिंता कहा की। जब हुड्डा जी ने जो नौकरियां दी, 80,000 नौकरियों में से भी सोनीपत और रोहतक के लोगों को भरने का काम किया, एक क्षेत्रवाद का काम किया, जातिवाद का काम किया। मेरे को अच्छे से ध्यान है, मैं दक्षिणी हरियाणा से आता हूं। जब दक्षिणी हरियाणा के अंदर कोई नल खोलने के लिए भी अगर कोई रिक्रूटमेंट होती थी, तो नल का खोलने वाला आदमी भी रोहतक या सोनीपत से आता था। आप लोग नौकरी की बात करते हो, जिन लोगों ने सिर्फ 2 जिलों के अंदर बांट के रख दिया था हरियाणा को। नारनौल के अंदर भी अगर कोई नल का खोलने वाला आदमी जाता था, नांगा चौधरी जो हरियाणा का सिंह द्वार है, रायपुर, ये जो बातें आप कह रहे हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये 2014 में भी लगाए गए और 2014 में इसीलिए आपको ये मौका मिला कि आप सरकार में आए। 2019 में एक बार फिर से आपको मौका मिला, आपने सरकार बनाई। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है, अब जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि हरियाणा के युवा विदेश जा रहे हैं अपनी जमीन बेच करके, ये स्थिति क्यों बनी? ये स्थिति क्यों बनी राकेश जी कि हरियाणा के लोग जमीन बेच करके, हरियाणा के युवा रोजगार के लिए विदेशों में जा रहा है? यहाँ तक कि सरकार भी विदेशों में भेजने का काम कर रही है युवाओं को। देखिए, ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है कि जमीनें बेच करके युवा और नौकरी। देखिए, ये तो सच्चाई है राकेश जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये तो सच्चाई है, जो भी विदेश जा रहे हैं उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो विषय अलग है। हाँ। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जो 10 वर्षों में हुड्डा ने 80,000 नौकरियां दी और हमने लगभग 1.25 लाख नौकरी का देने का काम किया, और हुड्डा जी के पूरे 1,000 नौकरी दी आपने, बताओ 1,000 नौकरी, 100 लाख की बात, 1,000 नौकरी गैंग के माध्यम से हरियाणा को तबाह करने की कोशिश की। और जब इन लोगों ने नौकरियां दी तो सिर्फ 2 जिलों को नौकरियां देने का काम किया। नारनौल में, चाहे आप पंचकुला में लगा दीजिए, क्या नारनौल के अंदर, क्या जिला महेंद्रगढ़ के अंदर पानी खोलने वाला व्यक्ति नहीं था क्या? आपने पैसे में नौकरी बेचने का काम किया, आपने धन में नौकरी बेचने का काम किया। हमने कभी नौकरियां बेची नहीं है, हमने वरीयता के आधार पर जो योग्य व्यक्ति थे उनको नौकरी देने का काम किया। हमने भाईपति का विरोध नहीं किया। सुरेश जी, और आप दोबारा से, जैसे आपने लोकसभा चुनाव में जनता को बरगलाने का काम किया था, आज कांग्रेस, टूटती हुई कांग्रेस, बिखरती हुई कांग्रेस, गिड़गिड़ाती हुई कांग्रेस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए विषयों को लेकर आती है। आप अपने अंदर झांकिए, आपने हरियाणा को कैसे चूसने का काम किया था। ठीक है सुरेश जी, सुरेश जी, भर्ती रोको गैंग का जिक्र मुख्यमंत्री नायब सैनी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसी तरह की बात कहते थे कि भर्ती रोको गैंग एक सक्रिय है प्रदेश में और वो इस तरह की चीजें करता है कि भर्तियां रुक जाती हैं, इस तरह का व्यवधान पैदा करते हैं कुछ लोग, और उसको लेकर के सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। राकेश जी तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद के नीचे, उन्हीं की छत्रछाया के नीचे इस तरह का काम होता है हरियाणा में। बंद हो गए थे क्योंकि नौकरियां बेची इस तरह से सुरेश जी, इस तरह से कितना असर चुनाव में इसका देखने को मिलेगा? क्योंकि बड़ी संख्या में युवा प्रदेश में मतदाता हैं और वो ये चीज डिसाइड करेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो उसी तरफ एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है। सुरेश जी, पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के समय में है।
आपने इनको एक बार विषय में लाने की बात की तो यहूदा साहब को टारगेट करके ये बातें करने लगे। ये शायद कोई नारनौल के रहने वाले होंगे, नारनौल की बात करने लगे। आंध्र प्रदेश को स्टेट लेवल पे डिबेट हो रही है और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके पास कोई ऐसा पक्का नहीं है जो विषय के ऊपर डिबेट कर सके। सुरेश जी वो कह रहे हैं कि हमने 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 10 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, 1.25 लाख की बात जो बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ बोली वो झूठ है। इन्होंने 80% अगर 100 आदमी कहीं लगाए भी तो उसमें से 80% लोग बिहार के हैं, दूसरे राज्यों के हैं। हरियाणा के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ इन्होंने किया वो कभी मुगलों ने और अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। इन्होंने तो हरियाणा को खत्म कर दिया। जो युवा बेरोजगार है वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हुए, उनके लिए विदेश में भर्ती कराने की बातें करने लगे। और देखिए मैं बीच में नहीं बोला, राकेश जी इस तरह से बीच में इंटरप्ट ना करें। जुबान पे लगाम लगाइएगा। नहीं, इस तरह के शब्दों से आप भी परहेज करें सुरेश जी। एक मर्यादा बना करके रखिए चर्चा के बीच में। नहीं, एक मर्यादा बना करके रखिए चर्चा के बीच में। इस तरह से ना करें। दोनों साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। अपनी बात को पूरी कीजिए सुरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बेरोजगारी, इन पे आप यहाँ रोजगार नहीं दे पाए तो युवाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि आप इजराइल चले जाइए, ये खट्टर साहब ने बोला। और पेपर लीक सरकार ये कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची करिए, पेपर लीक क्यों हो रहे? पेपर लीक का आरोप इन्होंने लगाया कि हुड्डा साहब के लोग पेपर ये कहते हैं कि जो भर्ती रोको अभियान चलता है हुड्डा साहब के लोग सुनाते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर घर पे नहीं जाना चाहिए। अरे जब आप एक पेपर लीक करा पाते, आप देश को क्या चलाएंगे, प्रदेश को क्या चलाएंगे? आप एक बात इन्होंने और कही, राम मंदिर तो हमने नहीं बनाया, दूसरे आप ले रहे थे। हमने तो भगवान राम के मंदिर का ताला खुलवाया था राजीव गांधी जी ने, और रामानंद सागर का के रामायण का सीक्रेट खुलवाया था राजीव गांधी जी ने, और विश्व हिंदू परिषद को बोल के 89 में शिलान्यास की इजाजत दी थी, और हिंदुओं को भगवान श्री राम मंदिर पर चले गए? मंदिर की अच्छा आपने बनाई नहीं, देख बीच में नहीं बोल रहे जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कहाँ राम मंदिर पर चले गए आप? बात रोजगार की चल रही है, हुड्डा सरकार की और बीजेपी सरकार की चल रही है। आप ऐसे डिबेट नहीं होती कोई, आप डिबेट का मैनर सीखो। मेरी बात में आप बीच में आप मुझे ना सिखाइए सुरेश जी, मुझे ये मत सिखाइए कि मुझे कैसे डिबेट करनी है, किस मुद्दे पर डिबेट करनी है। मैं जिस बात पर डिबेट कर रहा हूँ उस पर जवाब दीजिए। आपको जवाब नहीं देना है तो वो आपकी मर्जी है। मैंने कहा राकेश जी ने हिमाचल की बात की, मैंने उन्हें रोका। राकेश जी ने हिमाचल की बात की, मैंने उन्हें रोका। मैंने आपसे हिमाचल पर जवाब नहीं मांगा है सुरेश जी, मैंने हिमाचल पर आपसे जवाब नहीं मांगा है। मैंने हरियाणा की युवाओं की बात की है। हरियाणा की युवाओं की बात अगर आपको करनी है तो करिए। हरियाणा की युवाओं की बात आपको अगर करनी है, उस पर जवाब देना है तो दीजिए। अगर आप कुछ और भी कहना चाहेंगे तो मैं ये अनुमति नहीं दे सकता, माफ कीजिएगा। मुझे मेरा काम मत सिखाइए आप सुरेश जी। सत्ता में नहीं है, पिछले 10 साल की बात करते रहे, आपकी मुंह में नहीं चुकी रही, और अभी आप बीच में खुदकने लग गए। आपको कोई सोच देती है, आप एंकर हैं, कभी हैसियत नहीं देगा। मैंने उनसे कही सुरेश जी, मैं यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ। और आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे मेरा काम कैसे करना है। मैं आगे बढ़ूंगा डिबेट में, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता। मैंने आपसे रोजगार पर सवाल पूछा। आपकी पार्टी पर आरोप लगा, आपके नेता पर आरोप लगा भर्ती रोको गैंग चलाने का आरोप लगा। आप चले गए राम मंदिर, आप जा रहे हैं राम मंदिर। ऐसे थोड़े चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको जवाब देना दीजिए। आप मुद्दे की बात कीजिए। राम मंदिर क्यों जा रहे हैं सर आप? राम मंदिर किस लिए जा रहे हैं आप? राम मंदिर की चर्चा किस लिए? राम मंदिर की चर्चा किस लिए कर रहे हैं? रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम। रजवंत जी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है? तो आप रोजगार पे बात कीजिए। आप भर्ती रोको गैंग का जो आरोप आप पर लग रहा है, भर्ती रोकने का जो आरोप आप पर लग रहा है, आप उस पर अपनी बात कहिए। आपको सरकार पर कोई आरोप लगाना लगाइए, आप रोजगार के मुद्दे पर कहिए ना। आप बात रोजगार के मुद्दे पर आप बात कहिए, सुनाइए। हाँ ठीक है, आप रोजगार पर बात करेंगे तो मैं बीच में नहीं रोकूंगा। इधर उधर भटकेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा।
चुप हो जाए इंडिकेटर। मेरा बात खराब हो गया बोलने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आदमी भक्ति को अभियान चलाते हैं। मैं कहता हूँ अगर इनका मुख्यमंत्री पेपर लीक नहीं रोक सकता और भक्ति को समय में पूर्ण नहीं कर सकता, उस मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का एक सेकंड के लिए भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आप हरियाणा के हितों में रक्षा कैसे करने के जब आपको पेपर लीक नहीं रोक सकते? ठीक है। चाहे किसी के भी आदमी हो। हाँ, ये दिन दिहाड़े इनालों के प्रदेश अध्यक्ष को गोलियों से भूल दिया गया। कानून व्यवस्था की नीति किसकी है? कल कैथल में फायरिंग हुई है, मोती भांगी गई है, किसकी ड्यूटी है? करनाल में फायरिंग हुई है, 4 दिन पहले वाराणसी एक एसएचओ को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि बीजेपी के कार्यालय पर कर्मचारी दूसरों पर लोग लगा दिया था। क्या एसएचओ की ड्यूटी बीजेपी के कार्यालय पर ताला लगाना कार्यक्रम नहीं है? कैथल में मुख्यमंत्री के कुछ क्षेत्र मुख्यमंत्री से भी पहचाने थे, एसएचओ ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर नहीं इजाजत दी, एसएचओ का सस्पेंड कर दिया। बीजेपी के चेहरों को खुश करने के लिए हरियाणा सरकार नए शिक्षण और तंत्र के इशारे के ऊपर एन और बेटियां जो अधिकारी और कर्मचारी हरियाणा के उनको भी सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ भी आवाज किसी दिल्ली खंबा पहुंचे, आपके बस की कोई बात नहीं है। और मैं बात को कहना चाहता हूँ, ये अगर 80% बाहर के युवाओं को किसी भर्ती में यहाँ पर लगाते हैं, इससे कौन जवाब देगा? पूछेगा बीजेपी के प्रवक्ता से। आप ये कहते हैं कि भर्ती लोग को अभियान चलाते हैं, आपके एसएस बोर्ड का चेयरमैन पकड़ा गया, आप दूसरी बाकी वगैरह वाले ने आपका एसएस बोर्ड का सेक्रेटरी पकड़ा गया, हमने पकड़ा था। किस मुंह से कह सकते हैं? आप एंकर की ड्यूटी नहीं बनती, इसको पूछेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। अरे सरियान वीडियो चैट पकड़ी गई, चंडीगढ़ में लोग की हत्या पकड़ी गई, पुलवामा में आगे पता लगा 70 किसान 2 बार में शहीद हो गए, 750 किसान यहाँ शहीद हो गए। आप बात करते हैं राम राज्य की, भगवान राम की छत भी दबक रही है। हाँ, कहीं भगवान राम, अगर राहुल गांधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हिंदुस्तान की जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन भगवान श्री राम सिया राम आपको कहीं ना नहीं छोड़ेगा। वो नरेंद्र मोदी को बाजू पकड़ेगा, नीचे उतारेगा सब। हाँ, ठीक है, इसी प्लान में उतारेगा। ठीक है, ठीक है। राकेश जी, मैं बाकी भी बिल्कुल, भगवान राम के मंदिर की दीवार भी गिरा दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चंदन लगाई दी। बिल्कुल, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, बाकी मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन सुरेश जी ने जो बातें कही हैं, सुरेश जी ने जो बातें कही हैं, उससे पहले भी और भी साथी यही बात कह चुके हैं कि जो कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो रखा है वो भी इसी वजह से कि थाने चौकियों में पुलिसकर्मी नहीं है, पुलिसकर्मियों की। सुरेश जी, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ना सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप बीच में बोलते ही रहेंगे तो फिर ये थोड़ा ही होता है कि आप ही बोलते रहेंगे। हाँ, ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए इस बात पर, क्योंकि भर्तियां आप नहीं कर पाए, भले ही आप ये दावा करते हैं कि बाकी सभी सरकारों से ज्यादा सरकारी भर्तियां आपने करी हैं, लेकिन एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि 1.25 लाख से ज्यादा भर्तियां आपने करी हैं और वो बाकी सभी सरकारों से ज्यादा है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो सरकारी पद खाली हैं, वो तो अभी भी करीब करीब 2 लाख के आसपास हैं और इसी वजह से ये प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। कहीं कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं किसी की हत्या की जा रही है, कहीं रंगदारी मांगी जा रही है। 10 लाख पद खाली है राकेश जी, 10 लाख पद खाली है, 10 लाख। और ये कौशल रोजगार निगम जो बनाया है, भ्रष्टाचार करता है, कोई क्वालिफिकेशन ना समयावधि ना एडवर्टाइजिंग की डेट ना। सुरेश जी, या तो आपके नेता सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, या तो आपके नेता सच बोल रहे हैं जो 2 लाख कह रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं कि 10 लाख भर्तियां खाली हैं। मैं सरकारी पदों की बात कर रहा हूं, सरकारी पदों पर करीब करीब 2 लाख के आसपास, 2 लाख से कम ही है, इतने पद खाली हैं। राकेश जी, देखिए 10 वर्षों में इन्होंने 80,000 नौकरियां देने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 वर्षों में, मैं 8 वर्ष जब कहता हूं तो कोविड के 2 साल उसमें से निकाल दीजिए आप, इसलिए मैं 8 वर्ष कहता हूं। इन्होंने 10 वर्षों में 80,000 नौकरी दी, हमने 8 वर्षों में संडे सैटरडे निकाल लो इसमें से। नवीन जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं। जब आपका वक्त हो जब बोलिए। इलॉजिकल बात है सर, नवीन जी उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, अपना पक्ष तो रखने दीजिए कम से कम, ठीक है। आपके सुप्रीमो भी जेल में है, उनकी चिंता कीजिए। राकेश जी, ठीक है, वो कर रहे हैं उस बात की चिंता, आप प्रदेश के युवाओं की चिंता कीजिए, आप सरकार में। हाँ, प्रदेश के युवाओं में जवाब, ठीक है, सरकार में है और बहुत कम समय आपके पास, 50,000 नौकरियां भर्ती करने की बात भी आप कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हो पाएंगी या नहीं। राकेश जी, इन्होंने 10 वर्षों में 80,000 नौकरियां दी, ठीक है। हमने 10 वर्षों में 10 वर्ष ही लगा लीजिए इनके हिसाब से, हमने 10 वर्षों में 1.25 लाख नौकरियां दी। और हमने जो नौकरी दी उनके नौकरी देने का तरीका देखिए। और भारतीय जनता पार्टी की 2014
14 के बाद की सरकार का नौकरी देने का तरीका देखिए। इनकी नौकरियां माथा देख करके तिलक लगाते थे ये लोग, कौन सी जाति से है, ऐसे नौकरियां बांटी इन्होंने, पैसों में नौकरी बांटने का काम किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, व्यक्ति को अपना इंटरव्यू देकर घर नहीं पहुंचता था, उससे पहले उसके पास मैसेज आ जाता फोन पे कि यू आर सेलेक्ट। हमने इस प्रकार से नौकरियां दी, किसी की पर्ची नहीं पकड़ी हमने, किसी की खर्ची नहीं पकड़ी। कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसे देकर के नौकरी लगने का काम हुआ हो। और जब मैं ये कहता हूँ कि और ये आम आदमी पार्टी वाले क्या बोलते हैं, आप देखिए, आप अपनी हालत देखिए, क्या हालत है आपकी। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे, भ्रष्टाचार के कारण से आज जेल में है, जिन्होंने पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा दिया। आज दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, आज दिल्ली बिजली के लिए तरस रही है, आप शराब माफिया हैं और आप बात करते हैं। नहीं, इस तरह जी ये नहीं, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं राकेश जी, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, ठीक है। आप पर आरोप जो उठे हैं, आप पर उंगलियां उठ रही हैं, रोजगार को लेकर के उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि सरकारी पद खाली हैं और अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं। जो भर्तियां आप करने की बात कर रहे हैं उसमें भी समय बहुत कम है। नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि 50,000 भर्तियां हम करेंगे, हाँ और भर्ती करने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल अगर करते हैं तो आपको ही फायदा होगा चुनाव में। लेकिन रजवंत जी चुनाव से ठीक पहले 50,000 भर्ती करने की बात कही जा रही है और पूरे 10 साल की अगर बात करें तो करीब 1.25 लाख का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। रजवंत जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे के पूरे वार पलटवार को? क्योंकि एक तरफ जो भर्ती रोको गैंग का जिक्र किया जाता है कि भर्ती रोको गैंग सक्रिय है, लगातार हम गरीबों को नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन गरीबों को नौकरी मिल जाए ये बर्दाश्त नहीं होता है गैंग से, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। रजवंत जी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये जो रोजगार का मुद्दा है काफी ज्यादा जो है प्रभावी रहने वाला है विधानसभा चुनाव में। मेरी पहली बातों को सुना नहीं। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि सरकार के बार बार प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि भाई 50,000 की भर्ती हो जाएगी। मैंने यही अपना क्वेश्चन किया था कि क्या चुनाव से पहले 50,000 की भर्ती पूरी कर ली जाएगी या जनता को या युवाओं को बरगलाने का काम किया जाएगा। पहली बात तो मैंने ये कही थी, वो इनके पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई, अब आए तो अब जवाब दे देंगे। दूसरी बात, एक ये कह रहे हैं कि बोला हमारे मुखिया जेल में चले गए, बहुत अच्छी बात है जी, इन्होंने बता दिया, सबको पता लग गया। इनसे एक बार पूछो कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में, मैं भी वही जिले रेवाड़ी जिले से आता हूँ, राकेश जी महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले से 607 भर्ती हुए थे उस समय। 3206 का जो घोटाला जो ये आरोप लगाते हैं, 3206 भर्तियों का जो आरोप लगाते हैं उसमें 607 रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के थे। और राकेश जी महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। आज तक इन्होंने 1, 2, 3 कोई भी तो ऐसा यारा प्यारा रिश्तेदार, कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने ये कहा हो कि हाँ भाई मैंने पैसे दिए हैं? कोई एक सिंगल व्यक्ति की बात कही है मैंने। और उसके अलावा तो बहुत दूर की बात है कि हजारों करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति भी अगर ये मीडिया के सामने लेके आए हो, कभी इन्होंने मीडिया के सामने बात रखी हो, ये इस प्रकार की बातें करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाने के। मैं तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राकेश जी और मैं खुद रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज, ये बार बार बात करते हैं कि हमने काम करेंगे, भर्ती करेंगे। बहुत अच्छी बात है, भर्ती कर दो। सहकारिता विभाग में 2200 के लगभग अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक बार इनसे पूछिए तो सही, रेगुलर क्यों नहीं कर रहे? इनके रोहतक पीजीआई में डॉक्टर्स की भर्ती पूरी नहीं है। अगर किसी भी विभाग में जाएंगे, किसी भी चिकित्सा में जाएंगे तो वहां पर डॉक्टर पूरे नहीं है। जब तक युवाओं को, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा या हरियाणा प्रदेश की जनता को उचित शिक्षा, चिकित्सा सुविधा नहीं मुहैया करा पाएंगे, वो सरकार फेल है। अगर वहां पर डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे तो चिकित्सा कैसे मिल पाएगी? अध्यापक नहीं मिलेंगे तो शिक्षा कैसे मिल पाएगी? मैं बार बार इनसे हर बार ये सवाल पूछता हूं कि पिछले 2016 के बाद से इन्होंने कॉलेज कैडर की कभी भर्ती की है तो बताओ। यूनिवर्सिटी लेवल की अभी इनके मैं बताता हूँ, सिरसा में भर्ती निकली, वो कैंसिल हो गई। कुरुक्षेत्र में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली, इनकी वो कैंसिल हो गई। आईजीयू में भर्ती निकली, वो कैंसिल हो गई। ये भर्ती कैंसिल हो रही है। आजकल युवा अगर कहीं जा रहा है तो वो पहले ये उम्मीद करता है, सिलेक्शन बाद की चीज है, बोला कम से कम ये भर्ती पूरी हो जाए, वो इस उम्मीद में जा रहा है। टीचर्स के पास, मतलब किसी भी विभाग में अगर कोई जाता है तो वो पहले उम्मीद ये करता है कि क्या ये भर्ती इसका पेपर लीक हो जाए ना, कहीं ये कैंसिल हो जाए ना, इस प्रकार की उम्मीद करके जाता है। वो तैयारी के लिए ये तो नहीं सोचता कि भर्ती कब पूरी होगी। एक चीज अभी इन्होंने, मैं अभी तो सरकारी के अलावा एक निजी क्षेत्र की ओर बताता हूँ। 7 साल में 18 लाख उद्योग बंद किए इन्होंने और उन 18 लाख उद्योगों में 54 लाख नौकरियां गई हैं।
अब इस चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा कि 54 लाख की नौकरियां अगर कहीं जा रही है, किसी देश में जा रही है, तो क्या वो कम है? हरियाणा के भी नंबर उसमें है। इन्होंने कोई उद्योग धंधे भी नहीं लगाए। अगर ये कहते हैं कि हमने सरकारी नौकरी दी है, सरकारी की छोड़ो, प्राइवेट की इनके पूछो कितने नए उद्योग लगाए कम से कम, क्योंकि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना नहीं मुनासिब नहीं है, तो कम से कम प्राइवेट नौकरियां उनको उपलब्ध करा दी जाए। एक बार इनसे ये भी पूछो कि प्राइवेट नौकरी कितनी उपलब्ध कराई, वो भी नहीं बता पा रहे इनके पास। ये तो कह रहे हैं कि हमने 1.25 लाख दे दी, 1.25 लाख दे दी, दे कहां दी? अगर आपने नौकरी दी होती तो एक बार किसी भी एग्जाम सेंटर के बाहर जाके देखिए भीड़ कैसे आ रही है। इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती की, इन्होंने वहां पर बाहर के युवाओं को मौका दे दिया। क्या हरियाणा के युवा उसके लायक नहीं थे? एक बार इनसे यही तो चीज पूछने के लिए हम बैठे हैं। इसलिए ये सरकार को हम बार बार कहते हैं कि ये सरकार विफल है। बिल्कुल। राकेश जी, मैं आऊंगा नवीन गौड़ जी आपके पास भी, आपका भी सवाल लूंगा, लेकिन जवाब ले लेते हैं एक बार। राकेश जी, जिस तरह के आरोप आप पर लगे हैं कि आपने जो सरकारी भर्तियां की उसमें बाहर के लोगों को नौकरी दे दी, और जो पद हैं कुल मिलाकर के लगभग 4.5 लाख के आसपास पद हैं, उनमें से भी करीब 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। अभी तक नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हैं, परीक्षा जो हो रही है नौकरियों के लिए वो कैंसिल हो जाती हैं या रुक जाती हैं। तो इस तरह से कैसे काम चलेगा और कैसे? और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये, एक बार फिर से वो रजवंत जी पूछते हुए नजर आए। मैंने भी आपसे पूछा था कि 50,000 की नौकरी देने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा? आचार संहिता भी लगने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो समय तो बहुत कम है, 1-2 महीने का ही समय है। अभी 2 महीने का समय है। पहले मैं रजवंत जी ने एक बात कही थी कि भाई हम एक ही जिले से आते हैं, 2 जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ पहले एक ही जिला हुआ करता, आज अलग अलग जिला है। और जो ये सजा वाली बात है, ये सजा कोई भारतीय जनता पार्टी ने या किसी और पार्टी ने नहीं दी, ये कोर्ट का फैसला था। अगर सब कुछ ठीक था तो कोर्ट ने क्यों सजा दी? आपने ये कहा कि भर्तियों में पैसे देने की इसमें बात भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? नहीं, मैंने कहा कि इसमें भाजपा का क्या दोष है? मैं आपकी बात बता अगर रहा हूं। कोर्ट ने कोई फैसला दिया, कोई एक आदमी ऐसा भर्तियों में मिला अनियमितता जिसने हुई ये है, कहा हो कि भाई मैंने पैसे दिए हैं, मैं भर्ती हुआ, कोई एक सिंगल व्यक्ति, देखिए आपका भी कोई 11 प्यारा रिश्तेदार रजवंत लगा जी, होगा, जब आप कोई एक आदमी बोलते का हैं नाम ना, बता के जाना। आप जब आप बोलते हैं तो मैं चुपचाप आपको सुनता हूँ, और जब कोई भी प्रवक्ता बोलता है तो मैं सुनता हूँ, और जब कोई प्रवक्ता मेरे बीच में बोलता है तो फिर मैं भी बोलता हूँ। आपने अपने प्रश्न रखे, अब मुझे अपने उत्तर देने दीजिए। आप बीच में टोकाटाकी करेंगे, राकेश जी, अब आप उनको नसीहत ही देते रहेंगे, उनको समझाते ही रहेंगे, या अपनी बात कहेंगे? जो सवाल आपसे पूछा गया है ना, तो आपसे ये पूछा गया कि उनको फैसला क्यों, उनको जेल में क्यों भेजा गया? किसी ने नहीं पूछा आपसे कि उनको जेल क्यों भेजा गया। वो जो भी हुआ उस टाइम पे वो एक अलग विषय है, हालांकि रोजगार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी पर अपनी पूरी चर्चा करें। मेरा सवाल ये था सर कि अभी जो पद खाली हैं और जो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, उसको लेकर के क्या कुछ प्लान है सरकार के पास? आप आरोप तो लगाते हैं कि भर्ती रोको गैंग सक्रिय है, लेकिन फिर वही बात कि अगर भर्ती रोको गैंग इतनी ही पावर रखता है कि वो भर्तियां रोक सकता है, तो फिर सरकार में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, जो 50,000 भर्तियों की बात थी, 2 महीने में निश्चित तौर पर 50,000 भर्ती हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि हम 50,000 भर्तियां करेंगे, तो 2 महीने के अंदर हम 50,000 भर्ती करेंगे। जो हम कहते हैं वो करते भी है। और इसके अंदर जो अभी ये आरोप लगा रहे थे कि अस्थाई, कौन सी सरकारें ऐसी हैं जिसमें अस्थाई भर्तियां नहीं हुई हो? कौन सी सरकारें ऐसी हैं जिसपे डीसी रेट पे लोग नहीं लगे हो? कौन सी सरकार ऐसी है जिसमें आउटसोर्सिंग पे नहीं लगा हो? अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आउटसोर्सिंग पर भी रखने पड़ते हैं, डीसी रेट पे भी। डीसी रेट तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया, कौशल विकास निगम के माध्यम से भर्तियां की हैं। तो ऐसा नहीं है, सब चीजें करनी पड़ती हैं, परंतु ये विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं और ये राजनीतिक से प्रेरित हैं और ये चुनावी आरोप हैं। ये चुनावी आरोप है पूरे प्रदेश में। नहीं, सिर्फ ऐसा कह देने से रोजगार भी देने का काम किया है, ऐसा कह देने से 50,000 भर्तियों का है उसको हम पूरी करने का काम करेंगे। हाँ, ठीक है। और जो रिक्त स्थान है वो भी भरने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन राकेश जी, सिर्फ ऐसा कह देने से कि ये चुनावी आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं, सिर्फ ऐसा कह देने से युवा आपको वोट तो नहीं दे देगा। कम से कम जो बेरोजगार है वो तो ये देखेगा कि मुझे रोजगार कहाँ मिलेगा। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। नवीन जी, अगर हम तीसरी बार चुनाव में जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम चाहेंगे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। हमें पता है कि अगर जनता के बीच हमें जाना तो जनता के, यानी कि 10 साल में 1.25 लाख और चुनाव से पहले 50,000, वो भी देख रहा है कोई। 10 वर्षों में भी नौकरियां देने का काम किया है। हाँ। ये तो है नहीं कि बस चुनाव के लास्ट में नौकरी दे रहे हैं, उससे पहले नौकरी की ही नहीं है। हाँ, ठीक। परंतु ये बेबुनियाद आरोप है और सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित है, ये चुनावी आरोप है। और वास्तविकता तो ये है कि जो ये लोग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हुड्डा जी एक बार श्वेत पत्र जारी कर दें,
जिस नौकरी के नाम पर ये बता रहे नहीं, हैं। हुड्डा साहब की चीज श्वेत सबके पत्र पूरे का कोई- हरियाणा के सामने आ जाएगी। ठीक है, वो एक तीनों में अलग किस विषय हो प्रकार जाएगा। से नवीन कप्तान में जी शासन क्या किया, किस प्रकार से नौकरियां वाकई सरकार 1.25 लाख नौकरियां देने के बावजूद भी जिस तरह का दावा बीजेपी कर रही है, क्या वाकई सरकार नौकरी देने के मामले पे फेल रही है? बिल्कुल फेल रही है। अगर फेल ना रहती तो हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पे ना जाता। और राकेश शर्मा जी ने जो बात कही, राकेश शर्मा जी ने कहा कि चुनाव में जा रहे हैं, 50,000 भर्तियां हैं, पूरे करेंगे। तो इस कंप्लीट सेंटेंस से इनकी पूरी नीयत, इनकी भर्ती निकालने की जो नीयत है वो स्पष्ट हो जाती है और वो साफ हो जाती है। दूसरी बात राकेश जी ने कही कि 2 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये कंप्लीट कर देंगे, भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी। सर मैं सीरियसली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज तक जितनी भी रिक्रूटमेंट हरियाणा में चाहे आपने करी है चाहे किसी दूसरे राजनीतिक दल ने करी है, तो कौन सा ऐसा रिक्रूटमेंट रहा है जो आपने 6 महीने में या 3 महीने में या 2 महीने में, शॉर्टेस्ट आप बता दीजिएगा कि कौन सा ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा जो आपने कम से कम समय में पूरा करा। अगर नहीं रहा तो ये जरूर बता के जाइएगा कि इसके लिए आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि जिसमें आप ये 2 महीने में और 2.5 महीने में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कर लेंगे। नंबर 2, मैंने 2 सवाल स्पष्ट शब्दों में पूछे थे। एक तो जो नौजवान साथी जमीन बेच बेच के विदेशों में शरणार्थी बन के जो जा रहे हैं, उनको वो ऐसी नौबत हरियाणा प्रदेश में क्यों आई है, दूसरा प्रोसेस को लेके इनसे सवाल पूछा था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पटवारी की, ग्राम सचिव की, ये अलग अलग भर्तियां निकालते रहते हैं। इन्होंने 2017 में भर्तियां निकाली थी, उन भर्तियों का आज तक पता भी नहीं लगा। लाखों लोगों ने 500-500 रुपए लगा के फार्म भरे, गरीब लोगों के फार्मों के दिहाड़ी में कमाए हुए 500 रुपए जो मजदूर कमा के लाता है, उसके पैसे भी भारतीय जनता पार्टी वाले खा गए। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं जी, बेलदार लगाए थे इन्होंने पिछली बार, जो बाढ़ से प्रभावित होता है क्षेत्र हरियाणा में, खेती का जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, तो हर जिले में हर उसमें ये बेलदार लगाते हैं जो पंप हाउस चला सके या ड्रेन्स की सफाई में। मैं बताना चाहता हूं आपको कि पिछले 1 साल से वो बेचारे बेलदार जिन्होंने 3-3 महीने तक फावड़े उठाकर खेतों में जो मेहनत करी है, किसान की फसल बचाने का जो काम करा है, उन बेचारों की तनख्वाह नहीं दी आज तक भारतीय जनता पार्टी वालों ने। शर्म आनी चाहिए इनको। अंत में एक सेंटेंस हो, अंतिम बात जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पर कही, रक्षा सौदे में खुल्लम खुल्ला रिश्वत लेने वाले बंगारू लक्ष्मण की पार्टी हमें कृपया भ्रष्टाचार और इन सब पर ज्ञान ना दे। हमें आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कितने आप मैं युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूं, सदाचारी हैं देश के और युवाओं कितनी के रोजगार सदाचारिता से मैं अपने बात कर काम रहा हूं। राकेश जी से जवाब ले लेता हूं। राकेश जी, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि ऐसी कोई भर्ती हुई हो जिसका इतना कम समय रहा हो, क्योंकि नोटिफिकेशन भी जारी होगा, परीक्षा भी होगी, उसके बाद और भी जो प्रोसेस होते हैं वो भी सारा कुछ रहने वाला है, तो वो इतने कम समय में कैसे भर्ती हो पाएगी? देखिए, जैसे पूर्व की सरकारों ने किया है, पर्चियां पकड़कर या खर्ची पकड़कर तो भर्ती हम करेंगे नहीं। जो भी उसका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा और प्रोसेस को फॉलो करके ही हम आपको भर्ती भी करके दिखाएंगे। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो झूठे बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, ये जरा अपने अंदर झांक के बताएं, इनका चरित्र चित्रण किस प्रकार का है आम आदमी का, पूरा देश जानता है। जिन लोगों के खिलाफ ये सबूतों के पत्ते भर के चलते थे, वो आज बाहर घूम रहे हैं। डिबेट को भटकाइए मत सुरेश जी। लगातार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, लगातार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है सर, आपकी बात का जवाब दिया है। ठीक है राकेश जी, ठीक है, आपने कह दिया कि हम करके दिखाएंगे 2 महीने में, वो देखेंगे कि करके दिखा देंगे या नहीं। लेकिन सुरेश जी, दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी किया है। ठीक है राकेश जी, हमें रिश्तेदारों को नौकरी नहीं राकेश जी, ठीक है ना, रिश्तेदारों को नौकरी नहीं देंगे और खर्ची पर्ची पे नहीं देंगे, अच्छी बात है। पारदर्शी तरीके से जिसकी मेरिट में जिसका नाम है उसको नौकरी दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सुरेश जी, आपके नेता कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां देंगे सरकार में आते ही, और 2 लाख तो पूरे पद भी खाली नहीं है, और अगर 50,000 भर्तियां उसमें से हो जाती हैं जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं, तो किस तरह से युवाओं के बीच में जाएंगे आप? क्योंकि अभी से भारतीय जनता पार्टी के नेता, और मेरा सवाल सुनिए, पूरा मेरा सवाल सुनिए, अभी से बीजेपी की तरफ से चाहे सीएम नायब सिंह सैनी हो या और बाकी के नेता हो,
कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है कि संविधान के नाम पर झूठ बोला, बरगलाया, लोकसभा चुनाव में वोट लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और अब एक बार फिर से इसी बात को लेकर के घेर रहे हैं और नौकरियों के मामले में भी भर्ती रोको गैंग का आरोप भी कांग्रेस पर ही लगाया जा रहा है। देखिए, संविधान की जो बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी ने न्यूट्रल देने पे मजबूर कर दिया। सच्चाई ये है, ये देश की जनता जानती है, ये न्यूज देते रहे, कुछ भी आप चलाते रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी संविधान को बदलने की बात उनके मंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी ने भी बोली। नहीं, संविधान में संशोधन तो पता नहीं कितनी बार हुआ है, संविधान में संशोधन अनेकों बार हुआ है। या न्यूट्रल ले आए। हाँ। इनको शर्म आती है ये मानने में कि हम राहुल गांधी जी की बात मानकर आगे कार्य करेंगे, ये कहना चाहते हैं इन झूठे आरोपों के जरिए। दूसरा, आपने कहा कि हुड्डा साहब के ये सब नहीं होता कि क्या चल रहा है, पहले तो भाषण मर्यादित होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हुड्डा साहब के लोग हैं कि जो भर्ती रोक रहे हैं कोर्ट में जाके लिटिगेशन डाल के, तो इनका कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब या कांग्रेस पार्टी का कोई भी एक व्यक्ति बताओ जिसने भर्ती रोकी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ HPSC के थ्रू भर्तियों पर रोक लगा के जो कौशल निगम है, ये किसने बनाया? ये हुड्डा साहब ने बनाया है, हुड्डा साहब के किसी अधिकारी ने बनाया। ये मनोहर लाल खट्टर ने बनाया होगा, इनकी सरकार ने बनाया होगा। अगर आपकी मंशा साफ होती, आप उनको रोजगार देते, सुरेश जी, तो हरियाणा युवाओं को भरोसा कैसे दिलाएंगे? युवाओं को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि 2 लाख भर्तियां हम करेंगे आके? और एक बात और भी चलिए, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो इन्होंने गरीब आदमी के लिए बिल्कुल कमी कर दी। 3 गुना एजुकेशन की फीस जो है इन्होंने बढ़ा दी। गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? इससे आप रोजगार की बात तो बाद में आएगी ना, जब युवा होगा प्रदेश में। जब इन्होंने पढ़ाई के खिलाफ ही अभियान चला दिया, ये अभियान किसने चलाया? फीस किसने बढ़ाई 3 गुना? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप पूछिएगा इनसे, 3 गुना फीस बढ़ाई थी किसने बढ़ाई है? अगर आप ईमानदार हैं, आप बिना खर्ची बिना पर्ची का रोजगार देना चाहते हैं, तो आप पढ़ाई को क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब ना कोई पढ़ा लिखा युवा होगा, ना कोई नौकरी मांगेगा, ना आपकी पोल खुलेगी। आपने 3 गुना पढ़ाई का खर्चा बढ़ा दिया। मेरा फिर से सवाल यही है कि आप एक विकल्प बन करके जा रहे हैं जनता के बीच में, किस तरह से युवाओं को विश्वास दिलाएंगे? GST और नोटबंदी से इन्होंने 50 लाख से ज्यादा उद्योग बंद करा दिए। 50 लाख से ज्यादा। सुरेश जी, मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच भी रही है या नहीं? सुरेश जी, सुरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, विश्वास कैसे दिलाएंगे युवाओं को कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे? युवाओं को विश्वास है। युवाओं ने कभी बीजेपी को चलता किया। 400 पार के नारे से भ्रमित होने के बाद भी 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की 5 पे कड़ी टक्कर दी। अगर कहीं 400 पार की बात नहीं होती, अगर ये भ्रम नहीं होता कि सरकार को मोदी ही बनाएगा, लोग कहते थे वोट किसी को दे सरकार को मोदी बनाएगा, ये जो एक प्रचार था, इसके बावजूद भी हमने ठीक है रजवंत जी, बहुत कम समय है सुरेश जी मेरे पास, बहुत कम समय है कि आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। बिल्कुल रजवंत जी, आप भी विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, लेकिन पिछले कई चुनाव में प्रदेश के लोगों ने आप पर कोई खास भरोसा जताया नहीं, लेकिन इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर के? क्या युवाओं को अपनी तरफ रिझा पाएंगे? रजवंत जी, रजवंत जी, सुरेश जी, मैंने रजवंत जी से सवाल पूछा। कोई चीज बताना चाह रहा हूँ मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 50,000 की भर्ती 2 महीने या 3 महीने में पूरी कर देंगे, आमतौर पर हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि विरोध की वजह से हम विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन देना चाह रहा हूँ और प्रवक्ता को भी आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि अगर इन्होंने चुनाव से पहले 50,000 की भर्ती को पूरी कर दी तो मैं खुले मन से सरकार की तारीफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि नोटिफिकेशन का भी टाइम होता है, टेस्ट का भी टाइम होता है, इंटरव्यू का भी टाइम होता है। ये जनता को भ्रमित करने का, बरगलाने का
काम कर रहे हैं। और मैं अपनी बात आपको मैं बता देता हूं कि हरियाणा की जनता को हमारे पे विश्वास है। लोकसभा के चुनाव एक अलग चीज थी, विधानसभा के चुनाव को जनता को भी पता है, युवाओं को भी पता है कि हमारी आवाज को बुलंद कौन करता है, कौन पार्टी हमारे साथ रहती है, किन्होंने पहले रोजगार देने का काम किया है। इस चीज पे हरियाणा की जनता को हमारे पे पूरा विश्वास है। लेकिन ये जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये भ्रमित अब युवा भ्रमित नहीं होने वाले, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है। और जब जाने वाली सरकार है तो एक वो कहते हैं कि जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातें करके युवाओं को भ्रमित करने के लिए, बरगलाने का काम कर रही है। असल में इतने कम समय में भर्ती पूरी हो ही नहीं की, तो ये इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं फिर भी इनसे उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के युवाओं को अगर ये कहीं रोजगार देने का काम करते हैं तो हम इनके बड़ी बड़ी प्रशंसा करेंगे। ठीक है नवीन जी, आपसे भी, क्योंकि आप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में सियासी पांव पसारे जाएं, लेकिन कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रही बात। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है चुनाव से 3 महीने पहले कि हम 50,000 भर्ती करेंगे, और एक आम आदमी पार्टी की सरकार है जो पंजाब में जैसे ही बनती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करते हैं, 25,000 नई भर्तियां निकालते हैं। दिल्ली में डीटीसी मार्शल भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सी पार्टी है किसकी? दिल्ली में डीटीसी मार्शल भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में भी इस तरह के आरोप आप पर लगते रहे। हाँ, कोई बात नहीं सर, वो उस पे अगर जब चर्चा करेंगे तो उस पे भी चर्चा करेंगे। हाँ। परंतु जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने आते ही जो पहला काम किया, उसमें नौजवानों को रोजगार देने के लिए सबसे पहले 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा, 25,000। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ बने रहने के लिए। रजवंत जी आपका भी, और सुरेश जी, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़े रहने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरह से ये रोजगार का मुद्दा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और विधानसभा चुनाव से पहले ये कितना प्रभावी मुद्दा इस विधानसभा चुनाव के दौरान रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।